भिखारनी से मुख को मोड़ा, बीच भंवर में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बालम, आओ हमारे देश। केसरिया बालम, आओ हमारे देश। मारे को अपने से अलग करके इतनी बड़ी सजा ना दो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ दादी साहब। इस भूल की तो तने माफी भी ना मिल सके। मैं तो इसे समझा समझा के थक चुका हूं। अब तुम इसे कैसे भी समझाओ कि मेरे कमरे के आसपास भी ना आया करे। समझाओ इसे। जी आप नीचे चलो, मैं कहीं आके आपसे बात करती हूँ। मासा कह रही है कि वो चौथे में नहीं बैठेंगी। जब तक आप खुद मासा को ये एहसास ना दिलाएंगे कि आप अपने पिता की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे ढोएंगे, मासा इसी तरह समय समय पर कमजोर पड़ती रहेंगी। इसे बाहर ले जा। मेहमान जाने लगे, उनके जूते चप्पल साफ करके कौन देगा? लाइए मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। ना 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 ना, इसे हाथ मत लगाना। कैसा बदनसीब आंखों में दोनों बेटियों के घर का पानी पी के जी रहा हूं। कौन? जी मैं। हसन, इतनी रात गए? ये कुछ फल लाई हूँ आपके वास्ते। इतनी बड़ी हवेली की दासी बना के तो रख दिया आपको, पर आपके खाने की कोई परवाह ना है इनको। जानवरों का पेट भर सकते हैं ये लोग, पर इंसान की कोई कीमत ना है इनकी नजर में। ये तो क्या बोल रही है? हमारी कुछ समझ में ना आ रहा है। मैं भूखी क्यों रहूंगी भला? मारे से झूठ ना बोलो जीजी। मैं जानू कि आपने कुछ ना खाया। आप पर क्या गुजर रही है मारे को सब पता है। आप अंदर ही अंदर घुट रही है जीजी, ये भी मैं जानू। और आज कुंवर ने मारे से इतना बड़ा पाप करवा दिया। मारे को खुद अपनी जीजी से कहना पड़ा कि मारे से दूर रहे। मारे को माफ कर दो। हमारी प्यारी बहन, थारे बीन ने उस समय जो थारे को मारे से करने को कहा, मारे को उसका कोई गम ना है, क्योंकि हमारी बहन पर अब हमारा साया ना पड़ रहा है।
तो इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है। भले ही मौका गम का था, पर थारे को अपने परिवार के साथ खड़ा देख बहुत खुशी हुई। पर मारे को आपको जूता साफ करते देख बहुत दुख हुआ जीजी। और माता जी महाराज जी जाने कि आपको साल में देखकर आप ऊपर की गुजरी होगी। गलती तब भी हमारी ही थी रसा। हमारे को बापू को इसी कमरे में लेकर आ जाना चाहिए था। पर तू चिंता ना कर, बापू को कुछ नहीं होगा। अब तो जा, हमारे से ही बातें करती रहेगी क्या? जा रही हूँ जीजी, पर आप ये फल खाकर ही सो। ठीक है, जा। हे भगवान, हमारे बापू का ख्याल रखना। माँ, बापू आए। आपके लौटने में इतनी देर हो गई? अरे रास्ते में बस खराब हो गई, पैदल आना पड़ा। मौत भी ना मिली रास्ते में, तो घर तक पहुंचना ही पड़ा। शुभ शुभ बोलो जी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? वहां सब कुछ ठीक तो था ना? और हमारी रसाल कैसी है? वहां पर सारी रस्म ठीक से तो हो गई ना? हाँ। हवेली वाले तो बहुत दुखी हो रहे होंगे बेचारे। आखिर उम्र ही क्या थी समधी सा की। कुंवर सा और मोमल, उन पर क्या बीत रही होगी अपनी माँ का ये हाल देखकर। भगवान जाने हमारी रसाल ये सब कुछ कैसे निभा रही होगी। सारी रसाल ठीक है, बहुत अच्छी है। सारे परिवार के बीच में बैठी थी। रस्म पूरी होने के बाद में जब लोग लौट रहे थे तो परिवार वालों के साथ कतार में खड़ी होकर उन्हें विदा कर रही थी। हमारी रुक्मी जी ठीक तो है ना बापू? हाँ, थारी रुक्मी जी बहुत मजे में है। अपना फर्ज बहुत जिम्मेदारी से निभा रही है। थारी एक बहन रसाल परिवार वालों के साथ खड़ी होकर मेहमानों को विदा कर रही थी, और थारी जीजी रुक्मी जूते चप्पल साफ करके मेहमानों को दे रही थी। बापू, तो हवेली वाले हमारी रुक्मी जी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे दासी जो है थारी जीजी, उसको प्यार करने की ये सजा तो मिलनी थी। क्यों बार बार वहां के बारे में पूछता है? देखता नहीं थारे बापू की तबीयत कितनी खराब है? अरे तो थारे को क्या परेशानी है? थारी बेटी रसाल तो राज कर रही है ना। देख ले, थारी एक चिट्ठी बदलने से हमारी बेटी रुक्मी का भाग बदल गया। आप बार बार मारे को क्यों दोषी ठहराते हैं जी? क्योंकि सारी फसाद की जड़ तो तू ही है। ये तो उस फैक्ट्री का मुनीम माथुर है जिसमें आग लगी थी। रणवीर उससे क्या पूछ रहा है? ठीक है माथुर साहब, आप डैमेजेस की फाइल तैयार कीजिए। अरे मुनीम साहब, आप अठे वो
छोटे कुंवर साहब से फैक्ट्री के बारे में कुछ बात करनी थी। अरे क्या हो गया है माथुर साहब आपको? कुछ फीलिंग बची है कि नहीं आप में? अरे मौके की नजाकत को तो समझना चाहिए। आपको भांजे के पास आने से पहले यह तो सोचना चाहिए था कि वो अपने पापा की मौत के गम से बाहर निकला है कि नहीं। सुमेर साहब क्या पण लगा रखा है? अरे ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि आप उसका हल नहीं निकाल पाए थे? माथुर साहब को मैंने बुलाया था मामा साहब, आपको भी बुलाने ही वाला था। अच्छा वो आप खुद ही चले आए। हाँ हाँ भांजे बोलो ना, मैं तो थारे काम के वास्ते 24 घंटे तैयार हूं। काम? मामा साहब काम नहीं हुआ, इसलिए मुझे माथुर साहब को बुलाना पड़ा। क्या काम नहीं हुआ भांजे? हमारी फैक्ट्री में आग लगी थी मामा साहब, लेकिन अभी तक भी उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया गया है। मैं पूछ सकता हूं क्यों? अरे कैसी बात कर रहा है भांजे, कैसी बात कर रहा है? थारा पापा सा का देहांत हो गया था, ऐसे में तू जानता है आज तक कोई फैक्ट्री नहीं गया, किसी के पास टाइम कहां है भांजे? लेकिन आपके पास इतना टाइम था कि आप माथुर साहब को फोन करके ये कहें कि वो इंश्योरेंस क्लेम करने में जल्दबाजी ना करें। ये फोन आपने कब किया था मामा साहब? जब पापा को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, या फिर शमशान से जहां उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था? भांजे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तू कहना क्या चाहता है। भांजे फोन मैंने जरूर किया था, पर ये सोच के कि घर के जो हालात है उस हिसाब से डैमेजेस निकाल पाना आसान नहीं होगा भांजे। अरे भांजे हमारा इंश्योरेंस कंपनी के साथ संबंध बहुत अच्छा है, इंश्योरेंस तो बाद में भी क्लेम कर सकते हैं। फैक्ट्री में आग लगना और थारा पिताजी का एक्सीडेंट में मरना, दोनों की जानकारी इंश्योरेंस एजेंट को है। यह बात आप मुझे भी बता सकते थे मामा साहब। थारी हालत देखकर मैंने जानबूझकर तुझे नहीं बताया। मामा साहब आप ये मत सोचिए कि मेरी हालत क्या है और क्या नहीं। पर्सनल कैलामिटी अपनी जगह है और कारोबार अपनी जगह, इसलिए आज के बाद कारोबार के सिलसिले में आप बेझिझक मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है भांजे, तू जैसा कहेगा वैसा ही होगा। ठीक है। मामा साहब ये सब आपको कहते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि बिजनेस में लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जानू हूं भांजे। मामा साहब आज के बाद बिजनेस के बारे में आप मुझसे सलाह जरूर लेंगे। जैसा तू कहेगा। तो फिर ठीक है, आप फैक्ट्री जाइए और डैमेजेस की फाइल तैयार कीजिए और फिर मुझे दिखाइए। चलिए माथुर साहब। लो आप प्रसाद ले। सारे को इस तरह यहाँ देख कर हमारे को विश्वास ना हो रहा। अब तो आप पर विश्वास करना ही पड़ेगा। देखो ना, हमारे कहने पर आप भी तो अट्ठे आ गए। नहीं, थोड़ा प्रसाद मुझे दे दे और तू जाए यहां से। वैसे मामू साहब आपकी गलत बकत बनाने की आदत कब जाएगी? सच पूछ भाणजे, तो थने दोनों को अठे देख के आत्मा प्रसन्न हो गई है, और जो बात करने में आया हूं उसके लिए एकांत चाहिए भाणजे। मैं चलूं, आप लोग बात करो। अब बोलो मामा।
पर मामा साहब, आपने इंश्योरेंस क्लेम क्यों नहीं किया? और बावड़ा हो गया क्या? वो इंश्योरेंस सुपरवाइजर आ जाता तो तुरंत समझ जाता। आग लागी नहीं है, लगाई गई है। मामा साहब, किसी भी तरह रणवीर को इस मामले की छानबीन करने से रोकना होगा। आप दोनों रास्ते से हटेंगे? हटेंगे? जीजी घी केका थोड़ी घी ना आते से मारे को केका थोड़ी। जीजी किस अधिकार से? आपने ही तो मारे को। तूने सारे अधिकार खो दिए। खबरदार जो आज के बाद मारे को जिज्जी का। मारे सुहाग पर तूने काका साहब को मारने का लांछन लगाते समय ना सोचा वो मारे कौन है? मारे बींद का अपमान करे तुझे क्या लगा तुम्हारे साथ रिश्ता बनाए रखेगी? ये सिला दिया तूने मारे को हमदर्दी जताने का थारे साथ। अरे इस हवेली में सब तुझे एक अदना सी दासी माने, पर मैंने तुझे मान लिया। हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर गई, थारे साथ बातें की, थारे साथ की गई नाइंसाफी पर दुख जतायो, अपने आप को जिज्जी कहने का अधिकार दियो। बदले में तू मारे को भेजने जा रही थी, मारे बींद को जेल भेजने जा रही थी। तो मैं खबरदार जो अपना मुंह खोला। तुझे क्या लगा मैं शराब पीती, नशे में रहती, अपने बींद से ना खुश हूं तो मारे को क्या फर्क पड़ेगा कि मारा बींद हमारे पास रहे कि जेल में? हाँ, मैं अपने बींद से नाराज हूं और वो हमारी समस्या है, और इस समस्या का समाधान भी आज नहीं तो कल निकल जाए। पर जो पाप तूने किया है उसकी सजा तुम्हारे को मिल रही है और जिंदगी भर मिलती रहेगी। पहले मैं सोचा कि मारे देवर साहब ने एक भोली भाली गांव की छोरी के साथ घोर अन्याय किया है, पर आज समझ में आ रहा है कि मारे देवर साहब को फंसाने के वास्ते तूने किस किस तरह से अपने इस मनूस चेहरे को छुपाया होगा। आज के बाद मारे को जिज्जी कहने की हिम्मत ना करना, वरना मारे से बुरा कोई ना होगा। थारे सिर्फ चेहरे पर दाग नहीं है, थारे तो दिल और दिमाग पर सिर्फ दाग ही दाग है। वाह माता जी महाराज, साची बात बोलने की अच्छी सजा दे रहे हो हमारे को। सच्चाई कड़वी तो होवे है, पर जहर से भी बदतर वो भी दिखा रहे हो आप। ठीक है, अगर आपके पास मारे को देने वास्ते यही रखा है तो आप देते जाओ और मैं लेती जाऊंगी। देखती हूं कौन हार माने है, आप या आप भी बनाई मैं। तुम्हारी बात को हमारे खिलाफ जो जुबान खोलता ना उसे जिंदगी भर इसी तरह रोना पड़े। ठाकुर दीप सिंह नाम है, दीप सिंह। थारे जैसे को तो मैं पान की तरह चबा कर थूक देता हूँ और छींटे भी इस तरह साफ कर देता हूँ कि किसी को भनक भी ना पड़े, समझे? पान की छींटे तो मिटा दोगे कुंवर साहब, पर अपने हाथों पर लगे अपने चाचा के खून के धब्बे कैसे मिटाओगे? अब पता चल जाएगा कि खून के धब्बे किस तरह साफ किए जाते हैं।